औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे और ज़िंदगी के हर गुज़रते हुए लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हर रोज़ मेरे ऊपर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, वो शख्स उस वक़्त तक नहीं मरेगा कि जब तक जन्नत में अपना मुकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हमने पढ़ना है पाक फेयर का टॉपिक SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में इसकी इस्टेब्लिशमेंट आती है। इसको फाउंड किया गया था 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 के बाद इसको एक इंटर गवर्नमेंटल म्यूचुअल सिक्योरिटी यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया था। इंटर गवर्नमेंटल म्यूचुअल सिक्योरिटी यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके मेंबर्स की बात करते हैं। तकरीबन 6 ममालिक ऐसे हैं जो इसके ओरिजिनल और फुल फ्लैज मेंबर्स हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जबकि इंडिया और पाकिस्तान जो है इन्होंने जून 2016 के अंदर साइन किए थे। अब इसके हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं। अर्ली 1990s के अंदर 1990 के शुरुआत में बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन ये एक इशू बन गया था कि जब सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई थी, सोवियत यूनियन जब टूटा था, तो उस वक्त जो बॉर्डर का इशू बना था चाइना का, और उसके साथ साथ दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो नई बनी थी, जिसमें कजाकिस्तान था, किर्गिज़स्तान था और ताजिकिस्तान था। उन्होंने बहुत हद तक यानी कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो चाइना के साथ निगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जो है वो फाइनली आंसर या फाइनली कमिटमेंट जो है वो पूरी ना हो पाई। लेकिन आखिरकार चाइना ने जो है उसने अपनी तमाम नेगेटिव इमेज को डिफ्यूज़ करके सेंट्रल एशिया की तरफ हाथ बढ़ाया, और बोथ सेंट्रल एशियन लीडरशिप और चाइना की जो लीडरशिप है उन्होंने एक लॉन्ग टर्म एम रखते हुए यानी कि एक आगे वाले वक्त का सोचते हुए उन्होंने एस्टैब्लिश किया इम्पॉर्टेंट यानी कि अपने इकोनॉमिक प्लेयर रीजन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लिए उन्होंने ECO की बुनियाद डाली। उसके बाद अगर इसके हम प्राइमरी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO की तरफ देखें, यानी कि इसके बुनियादी मकसद क्या हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है काउंटर करना टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को। अपनी स्टेट्स की जो सिक्योरिटी है उसको यानी कि अपना जो इसकी नेशन स्टेट्स हैं इसके साथ जो इसके मेंबर्स हैं उनके अंदर सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म या उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको स्टेबल करके रखना, या ये तमाम किस्म की जो बुराइयां इनके ऊपर इनको अकाउंट करना, ये SCO के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की, यानी कि इसकी जो मेन एरियाज ऑफ कॉपरेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेन एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो इसका सबसे पहले आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जो पहला पॉइंट है वो है मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल रीजन्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ देयर स्टेट्स, कि ये अपने जो इसके मेंबर्स हैं उनकी यानी कि उनकी जो स्टेट्स हैं अपने जो इसके मेंबरान हैं SCO के, वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टेबल करके रखना इसकी सबसे नंबर पर सिक्योरिटी की इसकी पहले जिम्मेदारी होती है। SCO प्राइमरी कंसर्न्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप इन द स्टेट्स। ये इसका पहला कंसर्न हो गया कि पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टेबल करके रखना उस स्टेट के अंदर। नंबर 2 के ऊपर है स्ट्रगल अगेंस्ट 3 इवल फोर्सेस, जो हमने पहले बात कर ली। 3 इवल फोर्सेस कौन कौन सी? टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। शंघाई कोऑपरेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म वाज साइंड 3 months बिफोर 9/11 अटैक इन द USA, कि जब USA में अटैक हुआ 9/11 का तो उससे 3 महीने पहले ही शंघाई कोऑपरेशन के अंदर जून यानी कि 2001 में इस चीज़ को ऊपर साइन किए गए कि मतलब हम इन तीनों चीज़ों को काउंटर करेंगे। और उसके बाद जो इसका सेकेंडली कंसर्न आता है वो है दिस एजेंडा वाज आल्सो अडॉप्टेड अगेंस्ट द इंस्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशियन ड्यूरिंग 1990s, फॉर एग्जांपल सिविल वार इन ताजिकिस्तान जो कि 1992 से 97 तक रही। उसके बाद यानी कि इसका जो सिक्योरिटी के हवाले से
या अपना जो भी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या सिक्योरिटी के हवाले से किसी स्टेट्स के अंदर इंस्टेबिलिटी है, जो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि 1990 के अंदर जब सोवियत इन्वेजन हुई तो ताजिकिस्तान के अंदर जो सिविल वार चल रही थी जो कि 1992 से 97 तक रही, तो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए, अकाउंट करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है या उसके मुताल्लिक डिस्कशन करती है। नेक्स्ट वन है ऑल्सो कंसर्न विद द इंटरनल इनसिक्योरिटी इन बोथ चाइना एंड रशिया, कि जो इसके भारी भरकम मेंबर हैं चाइना और रशिया, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को भी लेते हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी अहम किरदार अदा करती है इन दोनों ममालिकों का खास तौर के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स के हवाले से शंघाई की क्या अहमियत है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसका सबसे पहला मकसद एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2003, यानी कि मल्टीलेटरल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2003 से आगे जो चलती जा रही है उसके हवाले से शंघाई की अहमियत है, यानी कि ये एम्बिशियस है कि हम किसी न किसी तरह अपने जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान इकोनॉमिक टाइज को मजबूत से मजबूत करें। ऑन दी ओवर 100 प्रोजेक्ट्स कवरिंग, जो कि तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्होंने कोलैबोरेटिवली काम किया, जिसके अंदर अपना आ जाता है फाइनेंस, आ जाता है ट्रेड, आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन, आ जाता है एग्रीकल्चर, आ जाता है और एनर्जी का सेक्टर आ जाता है। ये तमाम की तमाम यानी कि तकरीबन 100 से जो ज़्यादा सेक्टर हैं उनके ऊपर ये तमाम पॉलिसियाँ बनाई गई हर एक मुल्क की इकोनॉमिकली उसकी टाइज को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो इंटर बैंक एसोसिएशन, SCO इंटर बैंक एसोसिएशन एंड SCO बिजनेस काउंसिल, ये जो दोनों इदारे हैं, बोथ ऑर्गन सर्व एज अ कोऑर्डिनेशन हब्स वर्किंग टू हेल्प प्रमोट प्लान एंड इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स बाय मेंबर्स। ठीक है, दो जो इसके इदारे हैं शंघाई इंटर बैंक एसोसिएशन और शंघाई बिजनेस काउंसिल, ये इसको दोनों के दोनों जो ऑर्गन है ये कोऑर्डिनेशन हब्स हैं। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ को एस्टैब्लिश करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपने मेंबर्स के दरमियान। उसके बाद इसी के अंदर ही इकोनॉमिक्स की हेल्प के साथ ही इसके मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हैं, SCO के मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, जो कि SCO प्ले रोल टू बिल्ड अ रोड। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आता है, ये सबसे पहले कि तो SCO की हेल्प से एक रोड बिल्ड किया जा रहा है रशिया, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो है एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बिटवीन उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिज़स्तान। सबसे पहला जो शंघाई का जो मेजर इकोनॉमिकली यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं वो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन रशिया, कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। दूसरे नंबर पर जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है बिटवीन उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिज़स्तान, ये किसकी हेल्प से किया जा रहा है, ये दो विद द कोलैबोरेशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ADB एंड UNESCAP। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इन दोनों की कोलैबोरेशन के साथ SCO जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपने स्टेट्स मेंबर्स के दरमियान जो है एस्टैब्लिश कर रहा है। आगे हम बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर कल्चर की। कल्चर एक्सपेंडिंग में अगर हम बात करें तो फॉर क्रिएट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट विद इन रीजन। अब देखिए जो इसके मेंबर्स हैं वो तकरीबन हीट्रोजीनियस कल्चर के साथ लिंक करते हैं, चाहे वो लैंग्विस्टिक के हवाले से हो, कल्चर के हवाले से हो, रिलीजियंस के हवाले से हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ हीट्रोजीनियसली लिंक कर रहे हैं। अब SCO का जो मकसद है कि वो तमाम लोगों को पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो करवाने का, ठीक है, यानी कि कल्चरली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाने का, ट्रस्ट बिल्ड करने का और कॉमन इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ विद इन रीजन शेयर करने का। SCO इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश ग्रेटर कनेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर है SCO क्रिएटिंग कॉमन एजुकेशन स्टैंडर्ड। SCO कोशिश कर रहा है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनके दरमियान हम एक कॉमन एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो मुतारफ कराएं। उसके साथ क्या होगा, अक्रॉस इट्स मेंबर स्टेट्स बाय क्रिएटिंग अ जॉइंट SCO यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये एक SCO यूनिवर्सिटी जो है जॉइंटली तौर पर एस्टैब्लिश की जाए तमाम मेंबर्स के साथ मिलकर, जिसमें
कॉमन सिलेबस या मतलब कॉमन चीज़ें जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाए। जैसे चाइना जो है वो स्पॉन्सरशिप दे रहा है या मुख्तलिफ प्रोग्राम वगैरह दे रहा है अपने SCO मेंबर्स को, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है चाइना की तरफ से, ताकि मुख्तलिफ इन मेंबर्स यानी कि जो इनके स्टेट्स हैं SCO की जो स्टेट्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है चाइना की तरफ से, और चाइना स्पॉन्सरशिप भी दे रहा है मुख्तलिफ अपने मेंबर्स को, ताकि उनके बच्चे आएँ और उनकी यूनिवर्सिटियों में आकर तालीम हासिल करें। तीसरे नंबर पर है आर्ट एग्जीबिशन। SCO जो है वो अपने मेंबर्स के दरमियान आर्ट एग्जीबिशन को भी प्रमोट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फेरी टेल्स इज़ आर ड्रॉन बिटवीन चिल्ड्रन, ठीक है। फेरी टेल जो कि आर्ट एग्जीबिशन है वो बच्चों के दरमियान जो मुकाबला होता है वो। इसके अलावा वर्ल्ड एक्सपो इन शंघाई इन 2010 ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे बात करते हैं एक्सपेंडिंग SCO फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। अब ये मतलब इसकी एक्सपेंडिंग आहिस्ता आहिस्ता आगे कैसे हो रही है। अगर हम इसकी एक्सपेंडिंग की बात करें SCO एज हैवी वेट, क्योंकि SCO का जो वजन है मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि इसका जो रोबो दबदबा है इसका काफ़ी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके जो बेसिकली 2 मेंबर्स हैं रशिया और चाइना, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिकली चाइना जो है वो दुनिया के ऊपर ओवरटाइक कर रहा है अपने वन बेल्ट वन रोड के जरिए, और हमारे साथ इसका जो कोलैबोरेशन है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट मोर देन पाकिस्तान के तो अंदर तो ये ऑलमोस्ट 40 बिलियन से बड़ी ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेट हब बनने जा रहा है, ठीक है। हम यानी कि कह सकते हैं कि चाइना का जो दबाव है पूरी दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्टिंग के हवाले से जो है वो बढ़ता जा रहा है, कि चाइना की चीज़ें जो है वो हर जगह पहुंच रही हैं। अब इसके हैवी वेट जो मेंबर हैं रशिया और चाइना और लीडिंग एक्टर ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। ये यानी कि इसके हैवी वेट चैम्बर जो है वो चाइना और रशिया, और इसके जो लीडिंग एक्टर जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी आता है और इंडिया भी आता है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हम इनके तमाम चीज़ों से कह सकते हैं ऑल रिजॉल्व 3 इवल्स। तो ये सारे के सारे मिलकर आपस में हर किस्म की बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली जो 3 किस्म की इवल्स हैं, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, ठीक है। अब नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं SCO एज अ यूजफुल प्लेटफॉर्म। किस लिए एक यूजफुल प्लेटफॉर्म, ये किस लिए है? नंबर 1 के ऊपर SCO हैव अप्रोच एज डिसीजन मेकिंग कॉपरेशन, कि SCO में ये एबिलिटी है कि वो एक डिसीजन मेकिंग कॉपरेशन है, ठीक है। मतलब किसी भी अपने मेंबर स्टेट्स के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो यानी कि अगर कोई इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट होता है तो SCO जो है वो कोलैबोरेटिवली या बायलैटरली उसको निगोशिएट करने में हेल्प करता है। नंबर 2 के ऊपर SCO इंपेरेटिव चेक ऑफ बिगर मेंबर्स एंड प्रिवेंट देम टू इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्मॉलर मेंबर्स, ठीक है। अब जैसे SAARC की अगर हम बात करें तो SAARC के अंदर जो इंडिया है वो डोमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है कि हमारे पास 71% हमारी GDP है, 77% हमारी ऑल ऑफ द SAARC मेंबर्स पॉपुलेशन है, ठीक है। हमारा एरिया सबसे बड़ा है, हमारी डेमोक्रेसी सबसे बड़ा है, हमारा यानी कि SAARC में रोब सबसे बड़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता SAARC के ऊपर इंडिया डोमिनेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये SAARC के फेलियर होने के काजिज में शुमार होता है। लेकिन SCO में उसकी तरफ ये बात कर रहे हैं, सॉरी हम मतलब SCO में ये बात कर रहे हैं कि जो हैवी मेंबर्स हैं, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, वो स्मॉलर मेंबर्स के ऊपर अपना डोमिनेशन नहीं शो कर सकता, ठीक है। वो यानी कि अपने पसंद के साथ किसी के ऊपर भी अपनी पॉलिसियों को इंप्लीमेंट सख्ती से नहीं करवा सकता। तो ये भी एक SCO की खूबी है, ये भी एक SCO की अच्छी कारकर्दगी है कि वो दूसरे जो मतलब स्मॉलर स्टेट्स हैं उनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर किसी और बड़े मुल्क को इंटरफेयर होने की इजाज़त नहीं देता। नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, तो प्रिवेंट मेंबर्स हाईजैक्ट फ्रॉम नेबर्स। तो अपने जो इसके मेंबर्स हैं उनको जो आगे उनके जिनके साथ बॉर्डर शेयर होते हैं, जैसे ईरान इसका मेंबर नहीं है, अफगानिस्तान मतलब इस तरह के जो इसके मेंबर्स नहीं है। अब अगर वो हमारे ऊपर डोमिनेट करते हैं, अगर वो हमारे ऊपर कोई अटैक करते हैं या उनसे हमारा कोई डिस्प्यूट कंटिन्यू होता है, तो SCO जो है ये हेल्प करेगा उसको भी निगोशिएट करने की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्मॉल कंट्रीज मैक्सिमाइज देयर इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, कि जो छोटे छोटे ममालिक हैं जो इसके साथ जैसे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, पाकिस्तान वगैरह, ये तमाम के तमाम ममालिक SCO की हेल्प से अपनी इंटरकनेक्टिवली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे, इकोनॉमिकली, कल्चरली और सिक्योरिटी के हवाले से तमाम की तमाम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके चैलेंजेस को, कि आखिर SCO को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहला इसका चैलेंज है कि ये एक यंग ऑर्गेनाइजेशन है। यंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, बिकॉज इट फेसेस नंबर ऑफ चैलेंजेस, इंडीड इट्स स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी
एंड इंड्योरेंस डिपेंड्स ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स। बिलखसूस हम कह सकते हैं कि ये है तो यंग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी इसकी अगर हम मजबूती की बात करें तो इसके पास दो मेन जो खूबियाँ आती हैं वो है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स कोऑपरेटिव एजेंडा, कि मतलब यंग ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद इसको ये चैलेंज भी है कि मतलब ये अभी नई नई पैदा हुई है, तो इसके साथ यानी कि इसके बावजूद भी इसकी जो दो पॉलिसियाँ हैं वो बहुत हद तक इसको स्टेबल करने, इसकी पोजीशन को मजबूत करने और इसकी कंसिस्टेंसी के अंदर हेल्प करने के लिए जो काम दे रही हैं। सबसे पहली क्या है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स कोऑपरेटिव एजेंडा, कि कोऑपरेटिवली जो एजेंडा ये तैयार करता है तमाम स्टेट्स मिलकर उसको बहुत अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं। नंबर 2 के ऊपर है क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, कि इसकी जो असल मतलब इसका पैदा होने का या इसके ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट होने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिवेंट एनी ऑफ इट्स मेंबर्स फ्रॉम सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, यानी कि इसकी एजेंडा जो इसकी आइडेंटिटी है वो क्लैरिफाई कर रही है, इसका जो एजेंडा है वो क्लैरिफिकेशन शो कर रहा है। नंबर 2 के ऊपर जो इसको चैलेंज है वो है नंबर ऑफ डायमेंशंस टू एस्टैब्लिश, कि इसको अभी बहुत सारी डायमेंशंस में एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। अगर हम इसके यानी कि क्वेश्चन बनाकर बात करें कि क्या एसईओ इन तमाम चीज़ों के अंदर डेवलप हो पा रही है या डेवलप हो पाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल इज़ एसईओ वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्री ट्रेड जोन अमंग मेंबर्स, कि क्या एसईओ इस हद तक काबिलियत अख्तियार करेगी या इस हद तक बड़ी मजबूती अख्तियार कर लेगी कि वो अपने मेंबर्स के दरमियान फ्री ट्रेड जो है मतलब फ्री ट्रेडिंग मूवमेंट को इम्प्लीमेंट कर सके या उस चीज़ को आगे इम्प्रूव कर सके। नंबर 2 के ऊपर डज इट रोल एज सिक्योरिटी एक्टर ड्यूरिंग सिक्योरिटी क्राइसिस, कि क्या हम ये कह सकते हैं कि एसईओ जो है किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी क्राइसिस के वक्त एक सिक्योरिटी होल्डर यानी कि एक सिक्योरिटी एक्टर के तौर पर काम कर सकता है। अगर किसी मुल्क में कोई सिक्योरिटी क्राइसिस आते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, तो क्या एसईओ जो है वो अपना किरदार अदा करते हुए एक सिक्योरिटी एक्टर के तौर पर उन ममालिक के अंदर अपना रोल अदा कर सकता है। नंबर 2 के ऊपर what of relation of SCO with European Union and how their agendas interact with those, कि कैसे यूरोपियन यूनियन के साथ इसका ताल्लुक है और कैसे इसके एजेंडाज जो हैं वो उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। और नंबर 4 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो है डज एससीओ एक्सपैंड इट्स मेंबरशिप टू कवरिंग नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया, कि क्या एससीओ अपनी मेंबरशिप को इम्प्रूव करते हुए नॉर्दर्न स्टेट्स को, साउथ एशियन स्टेट्स को और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कवर करेगा। ये तमाम 4 क्वेश्चन हैं जो इसके चैलेंजेस का भी इसके लिए एक चैलेंजेस भी हैं और इसके साथ साथ मतलब इसको इसमें इम्प्रूव या नीड होने की इसमें इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत भी है। अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान और एससीओ की, कि मतलब पाकिस्तान और एससीओ का हमें क्या फ़ायदा या हमारे साथ इसका कैसे लिंक बना। अब फर्स्ट कंट्री टू अप्लाई फॉर एन ऑब्जर्वर इन एससीओ, पाकिस्तान जो है ये पहला मुल्क बना जिसने एक ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर एससीओ में एप्लीकेशन दी। अब अगर हम बात करें तो फाइनली पाकिस्तान जो है वो एससीओ का मेंबर बन गया। पाकिस्तान वैल्यूज इट्स रिलेशंस विद एससीओ एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स, और मेंबर्स के दरमियान इसने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी इम्प्रूव किया। अब आगे बात करें तो सिर्फ ताजिकिस्तान एक ऐसी स्टेट थी एससीओ में जिसने बाकायदा तौर पर स्ट्रांगली अपोज किया पाकिस्तान की मेंबरशिप को। ठीक है, ताजिकिस्तान जब हमने एक स्टेटस ऑब्जर्वर का एससीओ में दिया तो उस वक्त ताजिकिस्तान ने स्ट्रांगली अपोज किया। क्यों उसकी वजह क्या थी कि हमने अफगानिस्तान के अंदर तालिबानाइजेशन जो है यानी कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको बाकायदा तौर पर ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसको हमने सपोर्ट भी किया, उसको रिकॉग्नाइज भी किया। ठीक है, तालिबान की जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर है उसको हमने सपोर्ट भी किया, उसको रिकॉग्नाइज भी किया। इसकी वजह से ताजिकिस्तान ने स्ट्रांगली अपोज किया कि पाकिस्तान जो है वो एससीओ का मेंबर ना बने। अब जब हम एससीओ के मेंबर बने तो उस वक्त बने जब डिपार्चर ऑफ तालिबान फ्राम अफगानिस्तान, कि जब अफगानिस्तान से तालिबान का डिपार्चर हुआ। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर हम इसलिए भी इसके मेंबर बने क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड एससीओ मेंबर्स ऑन ग्लोबल वार अगेंस्ट टेररिज्म, कि पाकिस्तान और एससीओ के जो यानी कि एससीओ के मेंबर्स और जो पाकिस्तान है इनका कुछ हद तक मकसद एक था, क्योंकि हम भी टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे थे और उनका भी जो मोटो था वो भी टेररिज्म ही था। अब नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं एससीओ प्रूव टू बी एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तान। हमें
कैसे हमारे लिए SCO जो है ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन साबित हो सकती है। पाकिस्तान जॉइंड SCO इन 2005, इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी इकोनॉमी। अब अगर हम बात करें कि मतलब ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सिक्योरिटी के हवाले से, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हवाले से, एंड फॉर सोशल पर्पसेस, ठीक है, इन तमाम मकासद में हेल्पफुल है। एंड ऑन इशू ऑफ एंटी टेररिस्ट एफर्ट पाकिस्तान हेल्प इन मल्टीलेटरल फॉर्म कि इन तमाम के तमाम जो फॉर्म जो मैंने काउंट किए हैं इनके अंदर SCO के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो ग्रो भी कर सकता है और इनके अगेंस्ट जो है वो SCO की हेल्प भी कर सकता है। अब आगे बात करें पाकिस्तान एज ऑब्जर्वर स्टेटस इन 2000 इन SCO। अब SCO में हमने कब ऑब्जर्वर स्टेटस शो किया? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ SCO इन 2005 एट मीटिंग इन अस्ताना की एक मीटिंग के दरमियान काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है फॉरेन अफेयर की SCO की, उन्होंने इस बात की उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की पाकिस्तान की, ईरान की और इंडिया की, एंड गारंटिंग दैम ऑब्जर्वर स्टेटस इन SCO, और उन्हें SCO में ऑब्जर्वर स्टेटस का एक यानी कि गारंटी दी। एंड डिजायर टू बिकम फुल फ्लेज मेंबर्स ऑफ SCO, और उन्हें बाद में फुल फ्लेज मेंबर्स SCO का बनने की भी तरगीब इस बात पर सोचेगी 2005 के अंदर जब काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई अस्ताना के अंदर। अब आगे बात करते हैं तो पाकिस्तान एडवांटेज टू कोलैबोरेशन विद SCO, पाकिस्तान को कौन कौन से फायदे हो सकते हैं अगर वो SCO के साथ कोलैबोरेट करता है। सबसे पहला जो हमें उसके साथ फायदा हो सकता है वो है कॉपरेशन इन टेररिज्म, ठीक है, कॉपरेशन इन टेररिज्म का फायदा हो सकता है। जैसे पोस्ट 9/11 पाकिस्तान एंड SCO मेंबर्स बिकम विक्टिम ऑफ टेररिज्म। 9/11 के वाक़े के बाद जो कि अमेरिका में हमले हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, और जो मतलब उनकी बिल्डिंग गिराई गई और ऑलमोस्ट मोर देन 2000 पीपल जो हैं वो मरे थे, तो उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि या हमारे साथ या दहशतगर्दों के साथ, तो उस वक्त हमने अमेरिका का साथ देने का सोचा। तो पोस्ट 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो बहुत हद तक इंक्रीज कर गई और ऑलमोस्ट आज तक हमने 70,000 से ज़्यादा जानें गंवा दी सिर्फ उस एक डिसीजन की वजह से कि हम अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। अब पोस्ट 9/11 के बाद पाकिस्तान जो है वो बड़ा अच्छी तरह जो है टेररिज्म का निशाना बन गया। अब पाकिस्तान एंड SCO वर्क क्लोजली टू रूट आउट द ग्रोइंग टेररिज्म, religious extremism become a great problem among SCO members. Pakistan and SCO has always denounced extremism and religious fundamentalism. ठीक है, मतलब इन दोनों का जो मकसद है पाकिस्तान और SCO का कि किसी न किसी हद तक काउंटर करना टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को और सेपरेटिज्म को। नंबर 2 के ऊपर जो हमें फ़ायदा होगा कॉपरेशन करनी SCO के साथ वो है इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब अगर चाइना ने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर गिरफ्त हासिल करनी है तो उसको पाकिस्तान के रास्तों की मदद लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन की हेल्प लेते हुए चाइना को दूसरे ममालिक जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ तक अपनी गुड प्रोडक्ट्स को पहुँचाने के लिए पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसमें हम अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते थे अगर हम SCO के मेंबर बनते तो, ठीक है। वी कैन इम्प्रूव आवर डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन विद आल्सो विद रशिया। हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात इंप्रूव कर सकते थे विद हेल्प ऑफ रैट्स और ATS। रैट्स क्या है? रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ऑफ SCO, जो कि SCO का रीजनल एंटी टेररिज्म एक स्ट्रक्चर है। हम उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एट वाइडर स्केल, ठीक है। हम एक बड़े पैमाने पर टेररिज्म के अगेंस्ट काम भी कर सकते थे। नंबर 3 के ऊपर जो हमें फ़ायदा हुआ इसके साथ लिंक करने का वो है रिलेशन विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ठीक है। मतलब सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ हमारा ताल्लुकात इंप्रूव हुए। अगर हम पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक लोकेशन की बात करें, पाकिस्तान ऑलरेडी एस्टैब्लिश गुड रिलेशन विद सेंट्रल एशियन स्टेट इन ECO, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। एंड ऑफर्ड हर सी पोर्ट our especially Gwadar port, roads and railways links to the landlocked states.
ठीक है, हमने डिस्कशन कर ली। नंबर 2, ट्रेड रूट कैन ब्रिंग ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। इसकी वजह से अगर हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं और उनको अप्रोच हासिल करवाते हैं मुख्तलिफ दूसरी स्टेट्स के ऊपर या चाइना को सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, तो इसमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें काफ़ी हद तक मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी कि मतलब ट्रेड रूट जो है ये एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर का तौर पर भी काम करेगा। ठीक है, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। स्पेशली बलोचिस्तान सर्व एज अ ट्रांजिट रूट टू नेबरिंग countries of Afghanistan and Iran as a trade towards Central Asian states including ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान। नंबर 3 के ऊपर जो आगे नंबर 4 के ऊपर जो हमें फ़ायदा होगा वो है रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप विद रशिया, कि हम रशिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए थे क्योंकि हमने सोवियत यूनियन को इन्वेजन करने के लिए जो ज़ियाउल हक ने 1988 के अंदर चाल चली थी, उस चीज़ को अपने रिलेशन को रशिया के साथ इंप्रूव करने के लिए ये एक अच्छा मौका है कि हम SCO के मेंबर बन गए हैं। ठीक है, SCO प्रोवाइड US गुड रिलेशन SCO provide us good relation with Russia which have not been very good in past। ठीक है, and Russia has been said to support Pakistan membership only if India join at the same time। और रशिया ने हमें ये कहा था कि हम पाकिस्तान की मेंबरशिप को उस वक्त सपोर्ट करेंगे अगर एन उसी वक्त इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। ठीक है, तो फिर इंडिया ने भी ज्वाइन किया था। नंबर 5 के ऊपर है फॉर्म टू यूटिलाइज। इसका फ़ायदा जो हमें इस्तेमाल, पाकिस्तान एक्सप्रेस हर व्यूज़ ऑन वर्ल्ड्स चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियोज, कि दुनिया के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान अपने व्यूज़ को भी शेयर कर सकता है और उन चेंजिंग सिनेरियो के साथ अपने आप को भी बदल सकता है। अब बिकॉज प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस to SCO and active role in SCOs। ठीक है, दिस एंश्योर कॉपरेशन इन सिक्योरिटी, एनर्जी एंड इकोनॉमी। जो मौजूदा हुकूमत है हमारी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो कर रही है SCO के अंदर, और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जिसके ज़रिए हमारी सिक्योरिटी, एनर्जी और इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में कंसिक्वेंटली इस्लामाबाद depend more on West, especially the United States, for economic and military ties, while membership of SCO will present an alternative source to collaborate with। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज के हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब उसकी डिपेंडेंस के साथ साथ अगर हम SCO के साथ भी कोलैबोरेट कर लें, ठीक है, तो ये एक अल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड करेगा कि कल कला अगर US के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते तो ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव होगा SCO, जिसमें हम अपनी इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी टाइज को इम्प्रूव कर पाएंगे। और उसके साथ ही SCO प्रोग्रेस डिपेंड ऑन रिलेशन बिटवीन रशिया और चाइना। SCO तभी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा अगर रशिया और चाइना के ताल्लुकात अच्छे रहते हैं या इम्प्रूव करते हैं। क्यों? क्योंकि यही उसमें हैवी वेट जो मेंबरशिप इन्हीं की है। ठीक है, अब एंड अनएबल, और उसके साथ साथ अगर इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हुई तो 3 चीज़ों के ऊपर SCO की प्रोग्रेस डिपेंड करती है, रशिया और चाइना की रिलेशनशिप, और साथ साथ अगर इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इन्वॉल्व ना हो तो। ठीक है, नंबर 3 इसी का कंक्लूजन में SCO एज मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, हमें पता है SCO एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है बेशक, फोकसिंग ऑन political, economic security among members and with other neighboring countries। ठीक है, तो बाकी नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी इसके ताल्लुकात इंप्रूव हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।